नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए साइंस के लेसन 2 के बारे में। दोस्तों इससे पहले लेसन 1 जो है मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना दी है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में लेसन 1 की वीडियो मिल जाएंगी। और ये लेसन 2 है, इसका नाम है समतल पर प्रकाश का अपवर्तन। आज आप लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएँ जो हैं वो आप लोग यहाँ पर सीखेंगे। दोस्तों इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है समतल पर प्रकाश का अपवर्तन, ये आपके पाठ का नाम है। और इसमें नंबर 1 पर आपकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले आपको ये समझना है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, आपके लिए एक डेफिनेशन रखी है, देखिएगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। देखिए आपके लिए उदाहरण रखे हैं 2 कि कोई एक प्रकाश किरण थी। ठीक है, प्रकाश किरण आ रही है और ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो विचलित हो गई तो आधा घट की तरफ। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो एक तरफ जा रही है सीधी, और एक विचलित का मतलब हुआ कि यहाँ तक सीधी आई, फिर इसके बाद ये टेढ़ी इधर चली गई या तो इस तरफ झुक गई। ठीक है, तो ये एक तरफ झुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा आप लोग बात कि इसमें आपसे कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब इस प्रकार से एक माध्यम है दूसरे में जाएगी, तो देखिए इस प्रकार से जा रही थी तो इस प्रकार से सीधी नहीं जाएगी, या तो इस तरफ झुक जाएगी और या तो इस तरफ झुक जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आपके सामने 2 चित्र बने हुए हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये 2 चित्र हमारे लिए किस चीज़ के बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको समझाया गया है कि देखिए ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। ठीक है, एक तरफ सघन माध्यम है, एक तरफ विरल माध्यम है। और यहाँ पर देखिए प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, ये इसका होता है अभिलंब, ये बीच में होता है, ये क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अभिलंब। ये देखिए दोस्तों आती है आपतित किरण, ये होती है अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपतित किरण आ रही है और ये अभिलंब से क्या हो रही है, अभिलंब से देखिए इसका कोण ये देखिए आई वाला और ये आर वाला कोण। तो आर वाला कोण जो है ये बड़ा है। ठीक है, आर वाला कोण बड़ा है। मतलब यहाँ क्या है, मतलब ये है कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। याद करिएगा, इस पॉइंट को नोट करिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। और इसमें लिखा है विरल से सघन में जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो सिर्फ इतना अंतर है कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। समझ गए होंगे आप लोग कि सघन से विरल में जाएंगे और विरल से सघन में जाएंगे तो हमारे पास क्या इसमें घटना घटित होगी। तो आइए देखते हैं इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला आपके लिए क्या लिखा है। आगे आपके लिखा है अपवर्तन के नियम। अब देखिए अपवर्तन के नियम 2 हैं, परावर्तन के नियम भी 2 हैं। आप लोग परावर्तन तो पढ़ चुके होंगे, अब अपवर्तन की बारी है तो उसके नियम भी 2 होते हैं, जिसमें नंबर 1 है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों देखिए आप लोग परावर्तन के नियम पढ़ चुके हैं, उसमें पहला नियम यही था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, खाली एक चीज़ का अंतर यहाँ पर है, सिर्फ एक चीज़ का है कि वहाँ पर था परावर्तित किरण, अब यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा अपवर्तित किरण। तो पहला तो वैसा ही है। दूसरे की बात करेंगे, लिखा हुआ है ये अलग है थोड़ा। ठीक है, कि इन्हीं 2 माध्यमों तथा किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद करिएगा। और ये ऐसे पूछा था अक्सर परीक्षाओं में कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो समझ लीजिए स्नेल का नियम आपके लिए यही वाला है और यही वाला अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो आप कह सकते हैं कि अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। एक बार फिर से पढ़िएगा, लिखा हुआ है किन्हीं 2 माध्यमों और निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई अपन साइन आर बराबर क्या लिखा है, नियतांक। देखिए साइन का मतलब होता है ज्या और आई का मतलब होता है आपतन कोण और आर का मतलब होता है अपवर्तन कोण। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे तरीके से। और देखिए स्नेल का नियम क्या है, यही स्नेल का नियम है। इसके बाद दोस्तों देखिए आपके लिए आया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब बात यहाँ पर चलेगी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखा हुआ है, पढ़िएगा, पहले डेफिनेशन को पढ़िएगा कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभी बात हो रही थी इस वाले की कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तब देखिए क्या लिखा हुआ है कि अब आपतन कोण का मान धीरे धीरे इतना बढ़ाया जाए
कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाए और प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने लगे। इस प्रकार प्रकाश किरण का पुनः अपने माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपने परिभाषा पढ़ ली होगी। आप लोग चाहें तो आप इसे कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए चित्र को देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे क्या इसमें कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो एम एन क्या इसका है, ये एम एन जो बना हुआ है ये क्या है, ये इसका है अभिलंब। और देखिए आपतित किरण कौन सी है, ए बी ये है, ए और ये यहाँ पर देखिए कुछ भी मान लीजिए पॉइंट, तो यहाँ पर क्या है, ये है आपतित किरण। और अपवर्तित किरण कौन सी, अपवर्तित किरण ये वाली है, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो ओ रखेंगे तो होगा ए ओ आपतित होगी और ओ भी क्या होगी, अपवर्तित किरण। यहाँ पर बात क्या की गई है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। अब आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए। देखिए आपतन कोण कौन सा होता है, ये वाला होता है आपतन कोण, और अपवर्तन कोण होगा ये वाला। अब वो कह रहा है कि आपतन कोण को इतना बढ़ाएं कि अपवर्तन कोण का मान जो है वो 90 अंश तक इतना होता है और 90 अंश से भी ये अधिक हो जाता है, ठीक है। अधिक हो गया ये, तो इस प्रकार से जो प्रकाश किरण है वो इस तरफ से आ रही है, इस तरफ ही जा रही है, ठीक है। इस तरफ से आ रही है, इस तरफ जा रही है। प्रकाश किरण अपने मार्ग में वापस लौट रही है, इसका मतलब पूर्ण परावर्तन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, पूर्ण परावर्तन हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में ये देखिए दोस्तों, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा होती है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस परिभाषाओं को अपनी कॉपी पर नोट भी करते जाइए, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई समस्या ना हो। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है क्रांतिक कोण। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है। ये वाला यहाँ तक का पॉइंट जो है आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पढ़ने को मिला था और आपको यहाँ पर भी पढ़ने को मिला है, तो आप ये तो बिल्कुल रट लीजिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो विलंब से दूर हट जाएगी। अब है आपतन कोण का, आपतन, ठीक है। यहाँ पर है आपतन कोण का मान धीरे धीरे इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। उसमें क्या था कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाए। इसमें सिर्फ इतने ही पॉइंट की कमी है कि यहाँ पर लिखा है 90 अंश हो जाए। लिखा है इस प्रकार बने आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। डेफिनेशन आपने पढ़ ली है। सूत्र लिखा है एन बराबर 1/sin c, तो एन क्या लिखा है, एन लिखा हुआ है cosec c। अब देखिए इसके बाद में आपके लिए इसका चित्र बना होगा। एक आपके लिए चित्र यहाँ पर आ चुका है कि एन अपवर्तनांक है, सी क्रांतिक कोण है। अब यहाँ पर देखिए चित्र बना हुआ है, ठीक है। अब समझिएगा, एक प्रकाश किरण ये आ रही है यहाँ से सघन माध्यम से होकर जा रही है, और जब कहा गया जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से कैसे होती है, दूर हटती है। अब कहा है कि आपतन कोण का इसका मान इतना बढ़ाया है कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए। 90 अंश का मतलब ये हुआ है कि ये टोटल इतना, ये किरण जो है इस प्रकार से जाने लगे, ठीक है। ये वाला आर हो जाए और आई कौन सी हो जाए, ये वाली आई हो जाए, ठीक है। ये बात कह रखा है कि ये वाली आई हो जाए, यहाँ पर हो जाए आर, कि आर का मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए। तो इस प्रकार से बने आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसका मतलब वो आई जो है ये बराबर किसका होगा, सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई किसका बराबर होगा, सी होता है क्रांतिक कोण, आई होता है आपतन कोण। तो आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा, तो उसका मतलब आई बराबर सी यहाँ पर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे इस प्रकार से कि क्रांतिक कोण हम लोग किसे कहेंगे, क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या है, समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद में आपके लिए देखिए आ गया अगला कि परावर्तन और अपवर्तन के अंतर। मतलब परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर होता है। आप लोगों को परावर्तन की डेफिनेशन याद होगी, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। परावर्तन का मतलब होता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश किरण का अपने मार्ग में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात आ रही है कि अपवर्तन की, अपवर्तन क्या होता है, तो वो आपने अभी पढ़ा है, बिल्कुल अभी क्या पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, एक तो आप लोग इसकी परिभाषा में अंतर बता सकते हैं। अब बात रह गई कि और इसमें क्या क्या अंतर होते हैं, तो समझिएगा यहाँ पर लिखा हुआ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये बात तो इसमें हो गई। और इसमें क्या है कि आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण भिन्न भिन्न होते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें माध्यम कैसे होते हैं, माध्यम अलग अलग होते हैं, इसलिए ये जो है परावर्तन और मतलब आपतन और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होते हैं। दूसरे में लिखा हुआ इसमें परावर्तक तल अपारदर्शी चमकदार होना चाहिए। मतलब परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए, अपारदर्शी, मतलब जिससे आर पार ना देखा जा सके। हमें ऐसे वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, ऐसे का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। इनमें दोनों माध्यम ऐसे होना चाहिए जिससे कि हमें दिखाई दे सके, जैसे कांच है, जल है, ठीक है, इस प्रकार से होना चाहिए। नंबर 3 लिखा है इसमें एक माध्यम होता है, इसमें दो माध्यम होते हैं। आपको पता है इसमें एक माध्यम होता है, मतलब प्रकाश किरण आएगी वापस जाएगी, और इसमें क्या अपवर्तन में क्या होता है, दो माध्यम होते हैं, एक सघन एक विरल, या एक कांच एक जल, या वायु या जल, ठीक, तो कुछ भी कर लेते हैं हम लोग।
चौथा लिखा है इनमें प्रकाश की किरण परावर्तित तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आप पढ़ चुके हैं कि पुनः उसी माध्यम में वापस ले जाती है। इसमें क्या है, इसमें प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। इसमें इसका माध्यम जो होता है वो दोस्तों चेंज हो जाता है, लेकिन परावर्तन में माध्यम नहीं चेंज होता है। आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद भी आपके लिए आ गया है पूर्णांतिक परावर्तन। तो यहाँ पर आप समझिएगा पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है। शर्तें देखिए, ठीक है, परावर्तन समझ गए तो आप शर्तें क्या क्या हैं। पहला है कि प्रकाश सकन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आप याद रखिएगा क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होती हैं और मैंने उसी के आधार पर नोट्स बनाया है और वही आपको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें वीडियो में आप लोग परिभाषाओं को समझने की भी कोशिश करिएगा, ठीक है, तभी आप विज्ञान में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो पहला माध्यम क्या है, मतलब कि प्रकाश सकन माध्यम से कहाँ जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा है कि आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से जो है आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेगा आपको, और आगे की परिभाषा आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में आपको मिलेगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।